हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, वर्क। तो ये यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, ठीक है। अब कहता है कि कार्य, हम सबसे पहले एक एक शब्द को लेंगे और उसको हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कार्य क्या होता है। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है, तो अपने भाषा में अगर किसी को पता हो तो बता सकता है। हाँ हाँ बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन की गुणनफल को कार्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाओ। अब देखिए, बहुत अच्छा बताया उसने कि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बहुत सिंपल है, कहता है कार्य, ठीक है ना। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, सही है। जैसे मान लीजिए कि एक सतह है, ठीक है। अगर इस पे कोई वस्तु रखी गई है, मान लो कि ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, बैठिए। हमने इस पे क्या लगा दिया, बल लगा दिया इस दिशा में, और यह वस्तु जैसे ही हमने बल लगाया तो इस बिंदु से यह वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है ना, यहाँ आ गई। तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, मतलब वहाँ से यहाँ चली जाती है, इसी को हम कहते हैं कि हमने कार्य किया है। क्या किया है, कार्य किया है। हमने इस पेन को उठाया, ठीक है, बल लगाया और बल लगा के उठा के हमने वहाँ रख दिया, तो मैंने क्या किया, बल लगा के इस वस्तु का विस्थापन कर दिया। तो विस्थापित कर दिया तो हमने क्या किया, कार्य किया, वर्क किया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब कहता है कि कार्य के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कार्य तभी होगा जब दो चीज़ें होंगी, पहला बल होगा और दूसरा विस्थापन होगा। अगर हम बल लगा रहे हों, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बल लगा रहे हों और विस्थापन हो ही नहीं रहा हो, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो क्या वहाँ कार्य होगा। अगर हम बल लगा रहे हैं और वहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। जैसे हम इस दीवार पे तो बल लगा रहे हैं, क्या यह दीवार जो है पीछे धक्का दे के हम बढ़ा दे रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है। तो बल तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वस्तु का विस्थापन नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, अभी मैं बताऊँगा। पहले तो इतना जान लो कि कार्य किसे कहते हैं। तो बल तथा बल की दिशा में, देखो जिधर बल हमने लगाया उसी दिशा में विस्थापन भी हुआ, जिधर हमने बल लगाया उसी दिशा में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इसलिए हम कहेंगे बल तथा बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्लियर है। एक और चीज़ समझिए, आ जाइए। अब बल और बल की दिशा में तो विस्थापन हो गया। अब यहाँ से एक ही लाइन में याद कर लो, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ या फिर शक्ति हुआ, इन तीनों का जो राशि होता है वो क्या होता है, अदिश होता है। एक बार में याद कर लो इसको, ये एक नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछता है कंपटीशन में। तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर है। एक और परिभाषा इसका होता है, इसको हम W से लिखते हैं। W बराबर F इंटू S लिख सकते हो या D भी लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो या S भी लिख सकते हो। अब देखो W बराबर FS, F का मतलब बल होता है और S का मतलब विस्थापन होता है, ठीक है। अब ये कहता है कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ बता रहा हूँ। एक सदिश गुणनफल, आप फिजिक्स में इंटर में अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, एक सदिश गुणनफल होता है और एक अदिश गुणनफल होता है। तो जब हम इसके ऊपर एक तीर लगा दें ऐसे, ये हमारा सदिश गुणनफल कहलाता है। वेक्टर है ना, जब हम एरो लगा देंगे तो वो हमारा सदिश कहलाएगा, लेकिन अगर हम एरो हटा दें और केवल डॉट लगा दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अदिश गुणनफल। तो कार्य की एक और परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। दो परिभाषा हो गया।
पहला अगर ये नहीं याद आ रहा है तो क्या कहोगे कि बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन को कार्य कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है। या फिर आप ऐसे बोलना चाहो कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्लियर है। और कार्य का मात्रक क्या होता है बाबू? जूल होता है। ये भी याद रखिएगा कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। अभी तो ये तो सिंपल ऐसे बच्चों वाला खेल चल रहा था। ठीक है। अब प्रश्न देखिए कहाँ से बनता है। अब प्रश्न के लिए जब हम देखेंगे तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे। पहला पॉइंट है, आपसे पूछता है परीक्षा में कि कार्य कब कब शून्य होता है। ठीक है। आपसे परीक्षा में क्या पूछता है? कार्य कब कब या किस किस कंडीशन में शून्य होता है? शून्य होता है। पहला, ये आपके कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा यहाँ से प्रश्न बनता है कि कार्य कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। ठीक है। कार्य कब अधिकतम मतलब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है और कब न्यूनतम होता है। और तीसरा जो सवाल आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि कार्य कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो तीसरा प्रश्न आपके कंपटीशन में आता है कि कार्य कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक। ये तीन चीज़ों को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम देने जाओ या यूपीएसआई का या यूपीपी का या समीक्षा अधिकारी ऐसे जो बड़े एग्जाम होते हैं, वहाँ पे इस तरह के प्रश्न जो बहुत बार पूछे गए हैं, टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अब हमने जैसे ही जान लिया कि कार्य किसे कहते हैं, तो हम इन तीन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि अब हम देखेंगे कार्य कब कब शून्य हो सकता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कार्य कब कब शून्य। तो इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बोलिए आप लोग, कार्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा? एक बार मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको बोलना होगा। ठीक है। तो देखिए कार्य किसे कहते हैं, तो बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कार्य किसे कहते हैं? आप ऐसे भी बोल सकते हो, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? अगर बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बन रहा होता है, क्या सूत्र होता है? W बराबर FS cos थीटा होता है। क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, इसको मिटाता हूँ, अभी लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि जो कार्य है वो कब कब शून्य होता है। ध्यान से समझिएगा, कार्य कब शून्य होता है, तो ध्यान से देखिए। अब तो पहला कंडीशन, अगर थीटा का मान 19 डिग्री हो जाए, मतलब 90 अंश। अगर थीटा का मान कितना हो जाए बाबू? 90 डिग्री, तब कार्य क्या होगा? जीरो होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। आप मान याद रखिएगा, कॉस 0 अंश 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। और कॉस 180 अंश का मान होता है -1 होता है। ठीक है। ये तीन मान आप याद रखिएगा। ये तो मैथ का है, ये तो याद करना पड़ेगा मान आपको कि कॉस 0 का होता है 1 होता है, और कॉस 180 अंश -1 होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर थीटा का मान 90 अंश है तो वहाँ पे कार्य क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा था W बराबर क्या पढ़ा था? F इंटू S इंटू कॉस थीटा पढ़ा था। अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम cos 90 अंश के मान को रखते हैं तो हम देखते हैं पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? W बराबर F होगा इंटू S होगा इंटू cos 90 हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखो F इंटू S इंटू cos 90 अंश का मान 0, और 0 का गुणा जब किसी में भी करते हो तो पूरा का पूरा क्या होता है? 0 हो जाता है। तो W बराबर क्या आ गया? 0। तो आपसे पहला प्रश्न यहीं से आएगा कंपटीशन में कि कार्य कब शून्य होता है। तो पहला कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब थीटा का मान 90 अंश होगा तब कार्य क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? एसएससी में प्रश्न पूछा गया था कि एक कूली है, ध्यान से सुनिएगा, एक कूली है और उसने एक बोझा उठाया और अपने सर पे रख लिया। ठीक है। और सर पे रख लिया तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? और वो चल रहा है। ठीक है ना। तो क्या होगा कार्य, आप लोग बताओ।
जीरो होगा, लेकिन आपके देखने में वो तो कार्य कर रहा है, लेकिन फिजिक्स कह रहा है कि वो कार्य, हम तो देख रहे हैं तो बोझा उठाया भाई यहाँ से वहाँ तक गया तो कार्य तो किया ना, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो कार्य कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से वो कार्य नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जो सामान उठा के एंगल बनाया वो 90 डिग्री, देखो ऐसे यहाँ पे बोझा रख दिया और सीधे चल रहा है, तो सतह से कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ पे भी रहेगा तब भी 90, यहाँ पे आ जाएगा तब भी 90। जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? और यहीं पे बच्चे कन्फ्यूज़न में गलती करके आते हैं कि भाई बोझा तो उठा दिया और यहाँ से वहाँ तक भी पहुँचा दिया तो काम तो करबे किया, और बच्चा कहता है कि जीरो तो होगा ही नहीं। ठीक है और एग्जामिनर जानता है बच्चा कहाँ गलती करेगा, वहीं से प्रश्न उठा देता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जब कोई कूली या फिर कोई मजदूर अपने सिर के ऊपर बोझा या फिर कुछ रख के चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य फिजिक्स के अनुसार क्या होता है? जीरो होता है। अब ये जीरो कब नहीं होगा, इसके पीछे भी एक कंडीशन पढ़ लो। जब कोई मजदूर अपने सिर के ऊपर बोझा रख के ऊंचाई पर चढ़ रहा हो, मान लो सामान को छत पे पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है? छत पे, तब वहाँ पे कार्य जीरो नहीं होगा। जब ऊंचाई की बात आ जाएगी, जब हम ऊंचाई पे कोई कार्य करेंगे तो वहाँ पे कार्य जीरो नहीं होगा। उसके लिए अलग सूत्र होता है, उसके लिए होता है W बराबर mgh। एक ये सूत्र याद रखना। जब कोई कूली सामान लेके ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहा होगा या फिर बस पे चढ़ रहा होगा या छत पे चढ़ रहा होगा, उस समय पूछेगा कि कूली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तब आप आराम से ये फार्मूला लगाएंगे W बराबर mgh, जहाँ पे W का मतलब क्या होगा? कार्य है, और G का मतलब, M का मतलब द्रव्यमान मास है, और G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, और H मतलब ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई पे काम कर रहा है। ठीक है अब भाई इसका अभी प्रयोग हम लोग करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो पहला कंडीशन समझ में आया, कार्य कब शून्य होगा बाबू? जब बल और विस्थापन के बीच थीटा का मान क्या होगा? 19 डिग्री होगा, तब क्या होगा? कार्य जीरो होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरे कंडीशन में कहता है कि जब f का मान जीरो हो जाए, किसका मान जीरो हो जाए? जब f का मान ही जीरो हो जाएगा तो वर्ग क्या होगा? जीरो होगा। ये कब संभव है? कहाँ पे? स्पेस में। कहाँ पे है? स्पेस में। अंतरिक्ष में क्या है? आप किसी भी पिंड को देखो, बिना बल लगाए वो गति कर रहा है ना, भ्रमण कर रहा है, तो वहाँ पे f का मान क्या है? जीरो है। तो जब f का मान ही जीरो है तो हमारा W का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। तीसरा बता दो आप। तीसरा, अगर यश का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, अगर विस्थापन हो ही ना, तब वर्ग क्या होगा? जीरो होगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने तो बल लगाया दीवार पे, लेकिन दीवार विस्थापित नहीं हुआ। जब दीवार विस्थापित ही नहीं हुआ तो यश का मान जीरो, और जब हम इस फार्मूले में यश का मान जीरो रखेंगे तो सारा का सारा गुणा भाग करके हम क्या कर देंगे? जीरो हो जाएगा, तो वर्ग भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और कंडीशन याद रखिए, जीरो कब होगा? जब कोई पिंड वृत्तीय गति कर रही हो, ठीक है, और आप एक बल पढ़े हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो जब कोई पिंड वृत्तीय गति कर रही हो और वो अभिकेंद्रीय बल के अधीन कर रही हो, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्यों होता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंडीशन, और ये वस्तु ऐसे घूम रही है गोल गोल, ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं?
वृत्तीय गति करते हुए पिंड में क्या होता है, एक बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये जो पिंड है ये गति कर रहा है ऐसे, ये दिशा ऐसे है, ठीक है बाबू, ऐसे गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो यहाँ पे केंद्र की तरफ एक बल लगा रहा है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो केंद्र की तरफ एक बल लगा रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और ये जो पिंड है ये इसकी दिशा ऐसे है, घूम रही है ना, तो देखो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना दिया, 19 डिग्री। क्लियर है। फिर हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, जब ये पिंड घूमते हुए यहाँ पे आ गया, प्रत्येक बिंदु पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ से यहाँ पे भी तो एक अभिकेंद्रीय बल लगा रहा होगा, और इसकी दिशा घूमने की क्या है, यही है ना, ऐसे ही घूम के तो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी कितना, 90। फिर यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है और इसकी दिशा ये है, यहाँ पे भी कितना अंश, 90। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 19 डिग्री। और हम पहले ही कंडीशन में पढ़े हैं कि जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो वहाँ पे कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इस तरह के प्रश्न आपके एनडीए वगैरह सीडीएस में पूछता है, ठीक है, कि वृत्तीय गति करते हुए जो पिंड होते हैं और वह अभिकेंद्रीय बल के कारण वो क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो कार्य कब कब शून्य होता है, क्लियर हुआ। पहला कंडीशन बताइए कब होता है, जब बल और विस्थापन के बीच में कितने अंश का कोण बने, 90 अंश का कोण बने, वहाँ पे कार्य क्या होगा, 0 होगा। और जब यफ का मान 0 होगा तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। और जब विस्थापन ही 0 हो जाए तब कार्य क्या होगा, 0 होगा। और वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की जो पिंड के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रहेगा। और जो कूली बोझा ढोता है अपने सिर के ऊपर रख के, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वही कूली उसी बोझे को रख के ऊंचाई पे चढ़ रहा होगा तब कार्य 0 नहीं होगा, तब हमारा ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कार्य कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझ लो। 3 मान है, एक 0 डिग्री है, एक 90 डिग्री है और एक दो ही कंडीशन है ना, हमको वो अधिकतम और न्यूनतम। एक 180 भी है, उसको भी लिख लो। तो ध्यान से देखो, जब काश 0 हम लेते हैं तो मान कितना आता है, 1 आता है। और जब काश 90 अंश लेते हैं तो 0। अब इस दोनों में आप बताओ कौन अधिकतम है कौन न्यूनतम है, कौन अधिकतम है, मैक्सिमम वैल्यू कौन है और न्यूनतम मिनिमम कौन है। अरे एक बार बोलो ना भाई, अधिकतम कौन है बताओ। बहुत बढ़िया। और न्यूनतम, तो जब भी आपसे पूछेगा सवाल, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखो 0 है तो इधर 0 आ गया, उधर 1 आ गया, इस तरह से कन्फ्यूजन मत होइएगा। 0 डिग्री पे जो मान आता है कार्य का वो कितना आता है, 1 आता है। तो ये अधिकतम होता है। जब आपसे पूछेगा कार्य कब अधिकतम होगा, तो जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तब कार्य अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है। तो पहला कंडीशन याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है बड़े एग्जामों में। और कब न्यूनतम होगा, जब बल और विस्थापन के मध्य क्या होगा बाबू, 90 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो मान क्या आ रहा है, 0, और 0 न्यूनतम होता है, तो वहाँ 0 हो गया, तो न्यूनतम। यही 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। और उसमें जाओगे तो माइनस से हो जाएगा और न्यूनतम आ जाएगा। लेकिन हमको बस 2 ही चीज़ देखना है, कब अधिकतम हो रहा है और कब न्यूनतम हो रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। चलिए पूछूंगा, बताना है तो चलिए बताइएगा, कार्य कब अधिकतम होता है, जब बल और विस्थापन के मध्य, ऐसे बोलो ना पूरा, अब शॉर्टकट में बोल रहे 0 होता है। चलिए अब बताइए कार्य कब न्यूनतम होता है। क्या बात है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई।
तो अब दूसरा भी खत्म। तीसरा देखिए, कार्य कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है, तो यहीं से समझ लो। 3 कंडीशन है, एक है cos 0 डिग्री ले लो, और एक ले लो cos 90, और एक ले लो cos 180। तो हमको बस 2 ही से मतलब है, क्योंकि हमको धनात्मक और ऋणात्मक देखना है। तो हम देख रहे हैं cos 0 का मान कितना आता है, 1 आता है, तो ये किस में आ रहा है, प्लस में। और cos 180 का -1 आता है, तो -1। तो हम ऐसे ही देख पा रहे हैं कि जब हम इस फॉर्मूले में cos का मान 0 रखेंगे तो हमारा जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब प्लस, धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब हम cos थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री रखेंगे तो हमारा मान इसमें क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब वह हमारा कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपसे यहीं से प्रश्न पूछता है, तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कार्य कब धनात्मक होता है या किस एंगल पर धनात्मक होता है, तो आप आराम से बोलिएगा कि बल और विस्थापन के मध्य में जब 0 डिग्री का कोण बनता है तब वहाँ पे कार्य धनात्मक होता है। क्लियर है? और जब बल और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है तब ऋणात्मक होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अभी और भी एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कोई कन्फ्यूज़न? लिखवा दो, इतना लिखिए।